देखिए जो नेशनल इनकम है इसमें हम लोगों ने कल क्या क्या देखा था, एक बार थोड़ा जल्दी से क्विक रिवीजन 2 मिनट में करता हूँ मैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था फैक्टर कॉस्ट के बारे में, मैंने बता दिया था कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया था मार्केट प्राइस क्या होती है ना, मार्केट प्राइस क्या होती है। उसके बाद मैंने बताया था कि डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, बताया था। उसके बाद हम लोगों ने बताया था कि नेशनल का मतलब क्या होता है, इस चीज़ मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने नेट क्या होता है यानी शुद्ध क्या होता है ये मैंने बता दिया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने समझा था, डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास क्या होती है। इसके बाद हम लोगों ने जीडीपी मैंने बताया था। जीडीपी के बाद हम लोगों ने जीएनपी के बारे में बात किया था। जीएनपी के बाद हम लोगों ने एनडीपी के बारे में बात किया था। और एनडीपी के बाद हम लोगों ने एनएनपी, और इसी एनएनपी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। लेकिन हम लोग एनएनपी को नेशनल इनकम कब कहेंगे, जब उसकी गणना या उसकी कैलकुलेशन हम लोग फैक्टर कॉस्ट पर करेंगे, तब हम इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। यहाँ तक मैंने बताया था अच्छे से। फिर मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आय मापने की विधि बताया था ना, मेथड, कि राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है। मैंने यहाँ पे 3 विधि बताया था। एक मैंने बताया था इनकम मेथड, उसके बाद मैंने बताया था एक्सपेंडिचर मेथड, और एक बार बताया था प्रोडक्शन मेथड। इतना चीज़ हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है। जैसे पर्सनल इनकम जो होती है उसी को हम लोग डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। इसमें यहाँ तक में किसी कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत हो पूछ लीजिए पहले। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हैं? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए तो अच्छी बात है। देखिए एक होता है डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, इसको हम बोलते हैं प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय हिंदी में बोलते हैं प्रयोज्य आय। अच्छा ये होता क्या है, किसको पता है? किसी को पता है कि डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है? बैठ के बताइए। चलिए और किसी को? क्यों, कोई बताइए। हाँ जैसे मान लीजिए सिंपल, अगर देखिए एक बात समझिएगा यहाँ पे, जो भी किसी का पर्सनल इनकम हो, जो पर्सनल इनकम होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा इनकम 20,000 रुपया है, मान लेते हैं, जो टैक्स के दायरे में हम लोग आते हैं। मान लीजिए कि मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ, मैं टैक्स के दायरे में आ रहा हूँ। तो जो मेरा इनकम होगा उसमें जो मैं टैक्स पे करूँगा, डायरेक्ट टैक्सेस याद रखेंगे। जब भी पर्सनल इनकम होगा उसमें से जब माइनस किया जाएगा डायरेक्ट टैक्स को, जो बचेगा उसी को हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन एक बार क्या हुआ एग्जाम में, यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स न माइनस करवा कर बोला कि जो पर्सनल इनकम है उसमें से इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स माइनस करने के अलावा भी आपको, अगर हम लोग पैसा लेकर उसमें जो पेनाल्टी अगर हम लोग भर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई फाइन भर रहे हैं, जो एक चीज़ लगता है ना उसको भी जब माइनस करेंगे, अगर उसमें वहाँ पे ऑप्शन में डायरेक्ट टैक्स न देकर वहाँ पे पेनाल्टी अगर माइनस करवा रहा है ऑप्शन में, तो भी आंसर सही है, उसको भी हम लोग डिस्पोजेबल इनकम ही कहेंगे। जो मेरा टोटल इनकम होगा उस टोटल इनकम में से जब मैं डायरेक्ट टैक्स उसमें से माइनस करूंगा तो उसी को हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। किसी कोई डाउट? लेकिन अगर इनकेस मान लीजिए कि यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स न देकर वहाँ पे पेनाल्टी दे दे, कुछ लेट फाइन दे दे, जो भी चीज़ें दे, अगर वहाँ से भी माइनस करवाया जा रहा है तो उसको भी हम लोग डिस्पोजेबल इनकम के रूप में ही देखते हैं। किसी कोई डाउट यहाँ समझने में? समझ में आ रहा है? समझ में ना? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो पर्सनल इनकम है, तो पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। अच्छा कोई बता सकता है क्या कि यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं आया? हाँ हाँ। अच्छा एक और बात,
यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स न देकर हो सकता है यहाँ पर दे दे इनकम टैक्स, यहाँ पे दे दे कॉर्पोरेशन टैक्स, वो भी होगा। यानी डायरेक्ट टैक्स न देकर यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि इनकम टैक्स दे दे या कॉर्पोरेशन टैक्स दे दे, तो मैंने इसीलिए डायरेक्ट टैक्स लिख लिया है। तो जो डिस्पोजेबल इनकम बराबर क्या होगा, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, कहीं कहीं पीडीआई भी देता है, पीडीआई, पीडीआई का मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे एक लाइन इसमें, इसके बारे में थोड़ा। डायरेक्ट टैक्स से डायरेक्ट ब्याज देगा तो कुछ तो लगाएगा उसके आगे पीछे, केवल ब्याज देगा। हाँ तो वो भी हो जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन एक बात समझिए, ऐसा देगा नहीं, ब्याज गाय कुछ ना कुछ लगाएगा जरूर हो। मान लीजिए कि अगर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट हम लोग जब लोन लेंगे तभी इंटरेस्ट पे करेंगे। ब्याज कब देंगे आप, ब्याज कोई भी आदमी कब देगा, जब मैं किसी के या तो बैंक से लोन लूंगा या किसी पर्सनल व्यक्ति से लोन लूंगा या किसी संस्थान से लोन लूंगा। अब गांव में लोन वाला बात नहीं होगी। मान लीजिए बैंक में हम लोग को मिल रहा है 12% पर जो गांव में लोग है वो दे रहा है आपको 60% पर। 60% मिलता है, 40%, 60%, मैंने महीने, अरे भाई महीने का 4% है तो साल का जोड़ लीजिए कितना हुआ, 28% हो गया ना। तो गांव में जो ब्याज ले लिए तो इस जन्म में तो नहीं सद पाता है, वो अगले जन्म में आना पड़ेगा फिर से उसको पूरा देने के लिए, है ना। वहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। मान लीजिए कि 10,000 रुपये आप ब्याज लिए, पैसा लिए और 40,000 रुपये उसका हो गया आपका, और आपने 20,000 रुपये केवल लौटाया है, तो जो 20,000 रुपये उसको फिर जोड़कर उस पर फिर लगेगा ब्याज। गांव में ब्याज से पैसा से लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया है कि नहीं। और एक और बात है, लोग बोलते हैं कि पैसा उसका सब किसी को रास नहीं आती है, सबको आ रही है जिसको मैं देख रहा हूँ मैं तो वेट कर रहा हूँ किसको रास ना आए, थोड़ा देखूँ मैं। क्या जिंदगी, मतलब 70 साल के बाद मर रहा था, क्या जिंदगी ठीक तो है। ठीक है, चलिए लिखिए पर्सनल इनकम बारे में, डिस्पोजेबल इनकम के बारे में लिखेंगे थोड़ा जल्दी से एक लाइन। एक लाइन लिखेंगे, प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय प्रयोज्य आय से तात्पर्य, हम इंग्लिश में बोलूंगा, पहले लिख लेंगे हिंदी वाले फिर मैं इंग्लिश में बोलूंगा। लिखेंगे प्रयोज्य आय से तात्पर्य उस राशि से है, उस राशि से है जो 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 किसी व्यक्ति या परिवार के पास, जो किसी व्यक्ति या परिवार के पास, जो किसी व्यक्ति या परिवार के पास अपनी कुल आय, परिवार के पास अपनी कुल आय से कर और कुल आय से कर और आवश्यक व्यय, कुल आय से कर और आवश्यक व्यय। अब आवश्यक व्यय में क्या होगा, वही मैं बोला हूँ जो पेनाल्टी उनाल्टी वाला मामला है। तो आवश्यक व्यय ब्रैकेट में लिख लेंगे, जैसे किराया, ब्याज, पेनाल्टी इत्यादि। घटाने के बाद बचती है, घटाने के बाद बचती है, घटाने के बाद बचती है, उसे प्रयोज्य आय या डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। हो गया, लिखेंगे इंग्लिश में, डिस्पोजेबल इनकम इज द मनी, डिस्पोजेबल इनकम इज द मनी that is available from an individual's salary
इंडिविजुअल सैलरी आफ्टर ही या सी पे लोकल स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस। It is also known as DPI यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए यहाँ पे जो डिस्पोजेबल इनकम है, सिंपल मैंने बताया था कि जो यहाँ पे पर्सनल इनकम है, पर्सनल इनकम में से जब हम माइनस करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस को, इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स के अलावा भी जो कुछ महत्वपूर्ण व्यय है आपका, जो एक्सपेंडिचर है, उसको भी अगर हम लोग यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग किस में रखेंगे, इसी डिस्पोजेबल इनकम के अंतर्गत ही रखेंगे। किसी कोई डाउट है यहाँ तक? इसके बाद एक शब्द और समझना हम लोग यहाँ पर है, एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब देखिए जी, हाँ बोलिए। हाँ, रियल नॉमिनल जीडीपी कॉन्सेप्ट है। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर का सिंपल मतलब है, यह प्रस्तुत करता है कि देश में किस प्रकार की स्थिति है जीडीपी का, मार्केट प्राइस पर क्या स्थिति है और कांस्टेंट प्राइस पर क्या स्थिति है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है कि जो बेस ईयर पर निकाला जाता है, ठीक है ना। कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य है, स्थिर मूल्य दे या बेस प्राइस दे, बात बराबर ही है। जो मार्केट प्राइस, जीडीपी डिफ्लेटर का सिंपल मतलब हो सकता है यहाँ पर कि नॉमिनल जीडीपी बट्टे में रियल जीडीपी इंटू 100, ये होता है इसका सिंपल फार्मूला जीडीपी डिफ्लेटर का। कोई दिक्कत समझने में? जीडीपी डिफ्लेटर का सिंपल फार्मूला ये है कि नॉमिनल जीडीपी को हम लोग नाम मात्र बोल सकते हैं, सांकेतिक जीडीपी बोलते हैं हिंदी में। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी को सांकेतिक जीडीपी बटे में वास्तविक जीडीपी। अच्छा देखिए एक और बात, जहां भी हम लोग 1000 हुआ 100 हुआ, अगर हम लोग उसको डिवाइड या गुना कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि डाटा को छोटा करने के लिए किया जाता है, सिंपल। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है उसका, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं कि हाँ मतलब बस ऐसे है कि थोड़ा जो अगर, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी हमेशा बड़ा ही आएगा क्योंकि मार्केट प्राइस पर निकलता है। नॉमिनल जीडीपी मार्केट प्राइस पर निकलेगा, हो सकता है कि उसमें महंगाई भी ऐड हो। जब भी मान लीजिए अभी करेंट प्राइस में इस पेन का दाम अगर पिछले साल 5 रुपया है और आज इस पेन का दाम अगर 7 रुपया हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट प्राइस पर 7 रुपया है ना। तो इसमें महंगाई भी, इन्फ्लेशन भी ऐड होगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर का सिंपल मतलब ये होता है कि इसमें कॉन्सेप्ट में इन्फ्लेशन भी आता है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी देखेंगे, बस इतना समझना है कि अगर सिंपल फार्मूला पूछे कि जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, उसका फार्मूला बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा भी है, तो नॉमिनल जीडीपी बटे में रियल जीडीपी इंटू 100, सांकेतिक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, इसको लिखेंगे। इसके बारे में जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में लिखेंगे 2 लाइन। लिखेंगे यह किसी अर्थव्यवस्था द्वारा किसी एक वर्ष में चालू मूल्यों का मतलब मार्केट प्राइस, एक वर्ष में चालू मूल्यों पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं
के मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य। तो जो अगर चालू खाते पे जो चालू खाते पे वस्तु तथा सेवाओं का जो मूल्य होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके जस्ट बगल में ब्रैकेट में नॉमिनल जीडीपी यानी सांकेतिक जीडीपी, नॉमिनल या सांकेतिक जीडीपी, ब्रैकेट बंद, का आधार वर्ष, का आधार वर्ष के दौरान, का आधार वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का अनुपात है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, ब्रैकेट में लिखेंगे रियल जीडीपी, ब्रैकेट में लिखेंगे रियल जीडीपी, ब्रैकेट बंद, का अनुपात है। लेकिन हम लोग का इससे काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अगर जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पूछेगा तो इससे काम हो जाएगा, लेकिन सिंपल वही बात बोल रहा हूँ जो मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ। लिखेंगे इंग्लिश में, जिसको लिखना होगा लिख सकता है कि जीडीपी डिफ्लेटर इज अ टूल, जीडीपी डिफ्लेटर इज अ टूल that is used to measures price changes over time, price changes over time, and it is also known as जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर, जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर। हो गया। तो सिंपल हम लोग समझेंगे, अगर यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बात कर रहा है तो यही होगा। देखिए अब यहाँ पे अभी जो बता रहा है कि प्राइस चेंज के बारे में, तो जो नॉमिनल जीडीपी है इसमें हमेशा प्राइस चेंज होगा। अगर किसी वस्तु का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, प्राइस इंक्रीज कर, इसका मतलब क्या हो कि इन्फ्लेशन है ना। किसी भी वस्तु तथा सेवाओं के अगर अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु तथा सेवाओं के मूल्यों में अगर लगातार वृद्धि हो रही है तो उसी को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं ना। सिंपल महंगाई तो उसी को बोलेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आज हम लोग, मान लीजिए केला का एग्जाम्पल ले लीजिए कि आज हम लोग केला, पिछले हम लोग 10 रुपया दर्जन ले रहे थे और आज वहीं केला 20 का दर्जन मिल रहा है। तो जो क्वांटिटी है 50 है, लेकिन बता रहा हूं मैं, जो क्वांटिटी था पहले भी 12 ही मिलता था और आज भी 12 ही मिल रहा है, तो क्या उसके क्वांटिटी में कोई चेंज हुआ है क्या? उसके क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस उसकी प्राइस बढ़ी है। तो प्राइस बढ़ी तो दो बात हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, एक तो इस वस्तु के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। जब किसी भी वस्तु के मूल्यों में लगातार वृद्धि होगी तो इसका मतलब जो हम लोग पैसे की जो क्रय शक्ति है, जो परचेजिंग पावर, वो कम हो जाएगी। और दूसरा हो सकता है कि जो पैसे की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। यानी अगर जिसके पास पहले 10 रुपया होगा वह 1 दर्जन केला खरीद लेता था, लेकिन अगर आज किसी के पास 10 रुपया होगा तो क्या वो 1 दर्जन केला आज खरीद पाएगा? अरे मैं 1 दर्जन पे ही बात कर रहा हूँ, आधा दर्जन ले सकता है, 2 भी ले सकता है, सुनेंगे आप। तो क्या किसी के पास आज अगर 10 रुपया होता क्या 12 केला लेगा? नहीं ले पाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जिसके पास आज 10 रुपया है उस 10 रुपये की औकात नहीं है कि वो 1 दर्जन केला खरीद ले। तो औकात का मतलब उसकी वैल्यू भी कम हो गई। इसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं ना। इसके अलावा कोई इन्फ्लेशन बोलेंगे? 3 शब्द है इन्फ्लेशन में, प्राइस इंक्रीजमेंट, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, यही तो है इन्फ्लेशन। लेकिन बहुत बड़ा इन्फ्लेशन, ये तो सिंपल परिभाषा बताया जा रहा है। किसी को डाउट यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर में? कोई डाउट? अब हम लोग बात करेंगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में। देखेंगे, एक है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, और एक है नॉमिनल जीडीपी।
जिसको हम लोग सांकेतिक या कहीं कहीं इसको नाम मात्र का भी बोला जाता है जीडीपी, नाम मात्र जीडीपी। चलिए अब बताएंगे दोनों में अंतर क्या है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। अब समझेंगे यहाँ पे दो बात। जब भी हम लोग रियल जीडीपी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो हमेशा इसका जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो हमेशा बेस ईयर पर किया जाएगा। तो भारत का जो वर्तमान में बेस ईयर है क्या है, 2011-12 वर्तमान में भारत का बेस ईयर है। पहले कितना था, 4-5 था, अभी वर्तमान में 11-12 ऐसा देखिए। 16 अभी नहीं है, 11-12 ही है। वो जो 16-17 है ना, अभी बात चले भी हुआ नहीं है वो, ठीक है ना, अभी 11-12 ही है। देखिए जब भी कोई भी देश में अर्थव्यवस्था के लिए जो आधार वर्ष तय की जाती है, वो वैसे ईयर को लिया जाता है जिस टाइम उस देश की अर्थव्यवस्था में कोई उथल पुथल न मची हो, सब कुछ समान रूप से चल रही हो। जैसे भारत कभी भी 2008-9 को बेस ईयर ग्रुप में नहीं ले सकता है, क्योंकि आठ में रिसेशन आया था भारत में, ठीक है ना। तो जब भी कोई भी देश हो, भारत हो चाहे कोई भी देश हो, अगर जो बेस ईयर कैलकुलेट की जाती है तो हमेशा वैसे ईयर को ली जाती है जहां पे उस साल उससे एक आध साल आगे पीछे तक कोई उथल पुथल न मची हो, उस देश की अर्थव्यवस्था में सब कुछ असमान रूप से चली हो। उसी को बोल, जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें दिया जाता है कि न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, सब कुछ सामान्य हो। एक्सपेंशनरी होता है, कॉन्ट्रडिक्शनरी होता है। तो उसी तरह यहां पर भी है कि आधार वर्ष वैसे ईयर को ली जाएगी जहां पे उस साल सब कुछ समान रूप से चला हो। तो रियल जीडीपी में दो बात हम लोग समझेंगे यहां पे कि इसकी जो गणना की जाएगी रियल जीडीपी की, इसकी गणना हमेशा बेस ईयर है, आधार वर्ष पर की जाती है। कोई दिक्कत, इसकी गणना हमेशा आधार वर्ष पर की जाती है, बेस ईयर पर। इसमें लिखे नॉमिनल जीडीपी में कि इसकी गणना हमेशा मार्केट प्राइस पर की जाती है, मार्केट प्राइस पर की जाती है। दो बात समझ गए कि रियल जीडीपी की गणना हमेशा हम लोग बेस ईयर पर निकालेंगे और नॉमिनल जीडीपी की जो गणना की जाएगी, जो कैलकुलेशन की जाएगी, हमेशा किस पर की जाती है, मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पर की जाएगी। दूसरा बात, इसमें जो है रियल जीडीपी में यह उस देश का वार्षिक डाटा प्रस्तुत करता है। रियल जीडीपी किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था का, किसी भी देश की वास्तविक डेटा क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं लिख लेंगे, वास्तविक डाटा, हाँ आंकड़ा, वास्तविक डाटा प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो रियल जीडीपी जो होता है वह किसी भी देश की वार्षिक डेटा प्रदर्शित करती है। ये जो है या किसी भी देश की या किसी भी देश की वास्तविक डेटा प्रदर्शित नहीं करती है, ठीक है ना। लिखते चलेंगे साथ साथ में।
देखिए तो बंद था माइक मेरा। मैं बोला कैसे ही माइक बंद है भाई। चलिए कोई बात नहीं, लिखिए हो गया ये। तो क्या मैंने बताया यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए ठीक है। नहीं तो अब तो मैं बंद कर दिया था जानबूझ के। चलिए आगे लिखेंगे इसी में। थोड़ा एक बात यहाँ पे समझना है थोड़ा, ये तो समझ, एक और है कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग देखते हैं ग्रीन जीडीपी। बहुत बार सवाल एक दो बार पूछा है, ग्रीन जीडीपी, ग्रीन से ही लिखेंगे, ग्रीन जीडीपी। चलिए ग्रीन जीडीपी होता क्या है, कौन बताएगा? अरे वो तो भाई हैं ही। लेकिन होता क्या एक्चुअल? देखिए ग्रीन जीडीपी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ा समझिएगा। ग्रीन जीडीपी सिंपल ये कहता है कि मान लीजिए हम लोग किसी भी वस्तु तथा सेवाओं का अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग पर्यावरण को क्षति तो पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। अगर हम लोग मान लीजिए बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्री हम लोग को स्थापित करना है तो हम लोग वनों की कटाई करेंगे, पेड़ की कटाई करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग स्थापित करेंगे। तो अगर हम लोग वन और पेड़ काट रहे हैं तो इससे हम लोग क्या, पर्यावरण प्रदूषित होगा। भले यहाँ पे उत्पादन बढ़ेगा, देश का उत्पादन बढ़ेगा, देश समृद्ध होगा, विकसित होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पर्यावरण में तो क्षति पहुंचेगी ना। तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया ग्रीन जीडीपी का भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में है। ग्रीन जीडीपी का सिंपल मतलब ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं, आपने उत्पादन किया, आपने टोटल 100 रुपये का उत्पादन किया, आपने 100 रुपये का उत्पादन किया, और इस 100 रुपये में देखा जाएगा क्या कि भाई आपने कितने रुपये का पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है। ठीक है, आपने कितना पेड़ काटा है, आपने कितना गैस कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में छोड़ा है, यानी कितना पर्यावरण आपने प्रदूषित किया है, उसका हम लोग मार्केट प्राइस निकालेंगे। मान लीजिए कि 100 रुपये आपने टोटल उत्पादन किया है, देश में। इस 100 रुपये में जो यहाँ पे पर्यावरण को जो आपने प्रदूषित किया है, और इसका जो मौद्रिक मूल्य निकाला गया, वो मान लीजिए कि यहाँ पर 30 रुपये का आपने वनों की कटाई किया है, पेड़ों की कटाई किया है। तो 30 रुपया आपके जीडीपी में से निकाल कर 30 रुपया रखा जाएगा, और उस 30 रुपये का फिर से उस देश में वन या पेड़ को लगाया जाएगा, या कुछ ऐसा उपाय किया जाएगा कि जो पर्यावरण पहले जिस स्थिति में थी फिर से उसी स्थिति में उसको लेकर आया जाए। हाँ, पॉल्यूशन ही वही सेम है कि यानी तो जो पॉल्यूशन फैल रहा है ना उसको कम किया जाए। तो उसका जो अब कितना हो गया टोटल, अब यहाँ पे टोटल 70 रुपये का जीडीपी है, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। कोई दिक्कत समझने में? फिर समझिएगा, ग्रीन जीडीपी का सिंपल मतलब यह है कि आपने किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में कितने रुपये का या कितने रुपये का आपने क्या बोलते पॉल्यूशन फैलाए, प्रदूषण फैलाए हैं पर्यावरण में, उसका हम लोग एक मौद्रिक मूल्य निकालेंगे और उस आपके अपने जीडीपी में उसको माइनस करेंगे। उस रुपये का फिर से हम लोग उस पॉल्यूशन को फिर से उतने लेवल पर लेकर आना है। आप जो भी उपाय करना है कीजिए, उस लेवल पर लेकर आइए। जो बच गया आपके जीडीपी में उसी को हम बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। इसको बोलते हैं हरित जीडीपी भी बोलते हैं, ग्रीन को हरित बोलते हैं। यहाँ पर कोई डाउट किसी को समझने में? लिखवा दूं तो लिखिए। हरित जीडीपी एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग आमतौर पर जीडीपी को पर्यावरणीय क्षति ह्रास जिसको बोलते हैं, पर्यावरणीय क्षति जैसे जैव विविधता हानि, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता हानि, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के
प्रभाव आदि के लिए समायोजन के बाद व्यक्त करने के लिए किया जाता है। व्यक्त करने के लिए किया जाता है। व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये है किताबी परिभाषा जो नहीं समझ में आएगा। सिंपल ये समझना है यहाँ से कि जो ग्रीन जीडीपी है इसका मतलब सिंपल ये समझना है कि आपने किसी भी प्रोडक्शन को उत्पादन करने में, किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में आपने कितने रुपये का पर्यावरण को प्रदूषित किया है। सिंपल, जितने रुपये का आपने पर्यावरण को प्रदूषित किया है, पोल्यूशन फैलाए हैं, अपने जीडीपी में से उतने रुपये को माइनस करेंगे और माइनस करके उस पैसे का फिर से उस पर्यावरण के विकास में लगाएंगे ताकि फिर से पर्यावरण उस स्तर पर पहुंच सके। जो उसमें से माइनस करके जो बचेगा हम लोग का जीडीपी, उसी को हम बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। सिंपल। किसी को डाउट है समझने में यहाँ तक? हाँ एकदम। हाँ तो और ट्रेडिंग, इधर देखिए, सुनिए क्वेश्चन। हाँ एक बार रुक जाइए, इधर पूछ लो, बोलिए। उत्पादन किया गया कारखाने में किसी वस्तु का। हाँ देखिए, ये तो पर्यावरण का हम लोग यहाँ का पॉल्यूशन फैलाए हैं, तो यहाँ पे पॉल्यूशन फैलाए तो माइनस करेंगे ना, जो बचेगा वो तो हुआ टोटल ग्रीन जीडीपी। ये तो हम लोगों ने जो 30 रुपये माइनस किया है, पर्यावरण को माइनस किया है, पॉल्यूशन को माइनस किया है, यानी इतने रुपये का हम लोगों ने पॉल्यूशन फैलाया है। तो जो बचेगा वो तो होगा ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या? हरित। तो जो बचेगा वही तो हरित होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया गया है, सिंपल ये बात है। मैं बोल रहा हूँ कि सारा चीज कैलकुलेट करने के बाद भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपके देश में टोटल 100 रुपये का जीडीपी है एक साल में, किसी वस्तु का आपने उत्पादन किया, उस 100 रुपये में आपने 30 रुपये का पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है, तो 30 रुपये माइनस करेंगे तो जो बच गया वो कहलाता है ग्रीन जीडीपी। अच्छा, इसका मतलब केवल हम लोग इसको ग्रीन जीडीपी कहेंगे, इस कॉन्सेप्ट में लाया गया ग्रीन जीडीपी। इसमें बहुत सारे तरह तरह के और भी जीडीपी हैं बस, लेकिन ये 30 रुपये पर ध्यान देना है कि ये पर्यावरण को क्षति पहुंचाया आपने, इसका हम लोग मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। हम बोला 17-18 का क्या बोलते हैं उसको, बजट में लाया गया ग्रीन जीडीपी कॉन्सेप्ट, क्योंकि यह पहले विकसित देशों में लगा। देखिए ये लाने के पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है कि पहले क्या होते थे ना, कि जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपना प्रोड्यूशन किए, चीज़ों का प्रोडक्ट किए और छोड़ देते थे, पर्यावरण प्रदूषित हो रही है। अब डराने के लिए एक प्रकार से लाया गया कि भाई अगर आपने पर्यावरण को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं, समझना, तो उसको कुछ ना कुछ आप उसके लिए कीजिए देश के में, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हैं, देश को छोड़ दे रहे हैं। जो आम जनता है वो क्या करेगी, तो इसी आम जनता को सोचते हुए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है। अभी इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ नहीं रहा है, लेकिन लाया गया, हम लोग को पढ़ना है बस। तो टैक्स देने से मान लीजिए क्या होगा, एकदम देते हैं। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, पोल्यूशन टैक्स देते दे ही रहे ना। मैं सब मान रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि टैक्स दिया जाता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका बाद में इम्पैक्ट क्या है। टैक्स देने के बाद हम लोग को पैसा टैक्स में क्या इसके भरपूर के लिए किया जा रहा है, इसके विकास के लिए। तो ये मेन मुद्दा तो ये है ना। मान लीजिए हम लोग टैक्स जो गोल है उसमें लाया गई, बात की गई है। देखिए पर्यावरण को लगातार आज से नहीं, बहुत दिनों से लाया जा रहा है, क्योंकि एक बात है कि जो भी देश विकसित करेगी, जो भी देश विकासशील से विकसित की ओर बढ़ेगी, वहां पे प्रोडक्शन लेवल पर होगा चीजों का विकसित। लगातार जब तक उत्पादन नहीं होगा, आपके देश का जीडीपी नहीं बढ़ेगा,
अब विकासशील से विकसित की ओर नहीं बढ़ेंगे। और आज तक जो भी देश विकसित हुई है, सेकेंडरी सेक्टर का उपयोग सबसे ज्यादा होगा, तभी कोई देश विकसित हो पाएगा। प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर के डेवलपमेंट के चलते हम लोग कोई भी देश विकसित नहीं हो पाया है। तो वही देश विकसित होगा जिसमें सेकेंडरी सेक्टर का विकास सबसे ज्यादा होगा। और सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। जब तक इंडस्ट्री का जब विकास होगा तो वनों की कटाई होगी, पेड़ों की कटाई होगी, पॉल्यूशन फैलेगा। अब पॉल्यूशन फैलेगा तो ये लाया जाएगा। बस यही बात है यहाँ पर। किसी को डाउट समझने में यहाँ तक? सबको समझ में आ गया? तो लिखेंगे, ये तो लिख लिए ना शायद। चलिए अब कुछ और भी पॉइंट लिखते हैं, थोड़ा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे ग्रीन जीडीपी के बाद। अच्छा, एक अगर मान लीजिए कुछ सवाल अगर आपसे पूछ दे कि जीडीपी जो है नेशनल इनकम क्यों महत्वपूर्ण है, अगर देश के लिए सिंपल कोई पूछे कि नेशनल इनकम महत्वपूर्ण क्यों है, राष्ट्रीय आय क्यों महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए, तो क्या लिख करेंगे, उसमें क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, राष्ट्रीय आय इसलिए महत्वपूर्ण है, इससे पता चलेगा कि उस देश में डेवलपमेंट कितना हो रहा है, आय का वितरण किस प्रकार से हुआ है। इन सारे चीजों को देखने के लिए इंडेक्स जो निकलता है, उस इंडेक्स में उस देश की स्थिति क्या है, तो लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखवा दे रहा हूं कि राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण क्यों है, राष्ट्रीय आय क्यों महत्वपूर्ण है। लिखेंगे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी देश के, क्योंकि यह किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का, या किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का, इकोनॉमिक हेल्थ, आर्थिक स्वास्थ्य का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। समग्र, टोटल, समग्र दृष्टिकोण, दृष्टिकोण को क्या बोलते हैं? हाँ विजन, हाँ विजन बोल सकते हैं, विजन क्लासेस समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट, यह नीति निर्माताओं, पॉलिसी मेकर या नीति निर्माताओं को आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, आय वितरण, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय वितरण और जीवन स्तर का आकलन करने में मदद करती है, और जीवन स्तर के आकलन करने में मदद करती है। कहाँ से? ये आय वितरण और जीवन स्तर का आकलन करने में मदद करती है। हाँ एस्टिमेशन, आकलन का एस्टिमेशन होता है। हो गया। नेक्स्ट में लिखेंगे इसी में, यह राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, यह राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी और मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, यह फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित निर्णयों का मार्गदर्शन करती है, संबंधित निर्णयों का मार्गदर्शन करती है, संबंधित निर्णयों का मार्गदर्शन करती है।
ओवरऑल आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा और भी समझेंगे हम लोग यहाँ पे। अच्छा, चलिए राष्ट्रीय आय की विशेषता, राष्ट्रीय आय की विशेषता, राष्ट्रीय आय की विशेषता, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, बताएंगे आप लोग राष्ट्रीय आय की क्या क्या विशेषता हो सकती है? मान लीजिए राष्ट्रीय हम लोग पढ़ लिए इतना लगभग, अब कुछ फैक्ट हम लोग को पढ़ना है, बाद में हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या विशेषता हो सकती है राष्ट्रीय आय की? हाँ, जीडीपी को बताता है, एकदम सही है। हाँ, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, या कुल आर्थिक प्रोडक्शन के बारे में बात करेगा। ये बात करेगा कि भाई उस देश में आर्थिक विकास किस प्रकार, किस दिशा में जा रही है, उत्पादन किस प्रकार से हो रही है, इन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेगा। देश के प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करेगा, राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेगा, सॉरी देश के प्रति व्यक्ति आय के बारे में कि उस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है कि जो भी देश का टोटल जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसको जब उस देश के पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। अब देखिए, अगर कहीं और भी देता है, जैसे कहीं और दे देगा कि पीसीआई, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू जीडीपी बटे में पॉपुलेशन, तो क्या सही है गलत है? अगर मान लीजिए कि पीसीआई निकल रहा है प्रति व्यक्ति आय, उस देश की जीडीपी में से जीडीपी में उस देश के पॉपुलेशन डिवाइड करने, क्या प्राप्त होगा या नहीं होगा, यस या नो? चलिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, नेशनल इनकम पीसीआई बराबर उस देश का नेशनल इनकम बटे में पॉपुलेशन। यहाँ पर भी होता है 1000, ऐसे कर देते हैं ताकि थोड़ा डाटा। हाँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपल बता रहा हूँ। ऑप्शन ए में 1 and 2, बी है ओनली 1, सी है ओनली 2 और डी है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। चलिए अब मैं, चलिए ए के साथ कितने लोग हैं? चलिए मात्र 2 लोग। अब इतने लोग आ गए हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए टोटल 7 लोग। वो एक के साथ कितने लोग? केवल एक, कोई तो होगा। अच्छा, कोई नहीं है। चलो 2 के साथ, मैंने लगभग, चलिए बराबर है मामला ए और बी में। चलिए इसमें मैं इक्वल मान लेता हूँ। इसमें इसके साथ भी कोई है क्या? नॉट के साथ, चलिए एक तो कोई होगा मान लेते हैं। चलिए एक है। अब देखिए, अगर ऐसे पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने की दोनों में क्या फॉर्मूला है, दोनों का दोनों सही है। जब हम लोग माइन्यूट लेवल पे बात करेंगे, माइन्यूट लेवल समझ रहे हैं ना, एकदम माइन्यूट लेवल पे बात करेंगे तो ऑप्शन दूसरा सही है। लेकिन अगर हम जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं तो ऑप्शन दोनों सही है। अब फिर बोलेंगे कि सर तो एग्जाम में सवाल दे दिया तो, हाँ सुन लीजिए, बता रहा हूं, अगर ऑप्शन में, अगर एग्जाम में दे रहा है तो दोनों साथ में नहीं देगा, या तो ये देगा नहीं तो ये देगा। अब दोनों अगर साथ में दे रहा है तो डी मारेंगे मोर देन 1। इसलिए कि अगर कहीं किताब पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे तो बोलता है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है, तो उस देश का जीडीपी में डिवाइड करेंगे, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा वो ओवर। लेकिन एक्चुअल प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है जब उस देश के नेशनल इनकम में हम लोग डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, तब प्राप्त होता है हम लोग को प्रति व्यक्ति आय। लेकिन अगर जीडीपी दे रहा है तो वो भी हम लोग जनरली कह सकते हैं कि आंसर सही है वो भी। हाँ बोलिए। जनरल पर्पस नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिंपल ये बोल रहा हूँ कि अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों सही है, दोनों में जो है वो सही है।
है ना। अब यहाँ पर अगर फिर भी एक बात समझिए, अगर इसमें यहाँ पर अगर बोल दिया कि मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा आंसर, तो 2 होगा, तब 2 होगा। अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट बोल रहा है, लेकिन एक और बात, बोलेगा नहीं ऐसा क्योंकि जीडीपी पीसीआई निकालने का दोनों तरीका से सही है। कौन दिया हुआ है? वही बोला दोनों तरीका सही है। और अगर एनसीईआरटी में दिया है तो अगर यहाँ पर भगवान भी आकर अगर बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, तब भगवान के बात को हम लोग काट देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी भगवान से बड़ा है एग्जाम के लिए। जैसे देखिए एक बात समझें, यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें दिया रहता है कि 15 से 59 वर्ष, 15 से 65 वर्ष। चलिए बताएंगे दोनों में क्या गलत है क्या सही है। हाँ, वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। कौन सही है, पहला या दूसरा? हैं सुनेंगे, दोनों सही है। अगर हम लोग भारत के बारे में बात कर रहे हैं, भारत के बारे में, तो भारत के एनसीईआरटी में दिया है 15 से 59 वर्ष। अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल में बात करेंगे, जो पूरे देशों में एक्सेप्टेंस है जिसकी, वो है 15 से 65 वर्ष, ठीक है ना। लेकिन भारत के भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम में 15 से 65 वर्ष दिया है, लेकिन भारत के अगर एनसीईआरटी के बारे में बात किया जाए तो 15 से 59 वर्ष दिया है। क्योंकि भारत के बारे में देखा जाता है कि भाई भारत में ऐसा माना जाता है कि 55 के बाद काम नहीं करता अच्छे से, ठीक है ना। 60 उठ के आसपास लोग काम नहीं करता है, तो क्या वो काम करेगा? जब यही काम नहीं करेगा तो काम क्या करेगा वो? इसीलिए लेकिन इसीलिए दोनों को यहाँ पर दिया गया, तो दोनों सही है। 86 साल? अरे भाई जब भूखमरी रहेगी तो 90 साल में लोग काम करेंगे। ऐसे तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मान लीजिए आपका बात सही है, अगर उस पॉइंट में देखा जाए तो जो अभी अग्निवीर वाला आए थे 4 साल में हटा दे रहा है, अब 75 हम लोग प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। सही बात है, वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा जनरली बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाले लोग होशियार होते हैं, ऐसा उन लोगों को लगता है। चलिए राष्ट्रीय आय की विशेषता में हम लिखेंगे राष्ट्रीय आय की क्या क्या विशेषता है। तो राष्ट्रीय आय की विशेषता है कि भाई ये वहां पे देखा जाएगा कि उस देश में कुल आर्थिक उत्पादन कितनी हुई है, ठीक है ना। वो देखेंगे उस देश में कितनी लेवल पे समृद्धि हुई, यानी ग्रोथ कितना हुआ है, प्रोडक्शन कितना हुआ है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इन सारी चीजों के बारे में बात करें तो लिखेंगे एक एक करके। राष्ट्रीय आय की विशेषता में पहला पॉइंट लिखेंगे कुल आर्थिक उत्पादन, टोटल इकोनॉमिक प्रोडक्शन। कुल आर्थिक उत्पादन, टोटल इकोनॉमिक प्रोडक्शन। तो कुल आर्थिक उत्पादन का मतलब यहां पर क्या हुआ, इसको हम लोग आम भाषा में जीडीपी कह सकते हैं कि भाई किसी भी देश के सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसी को हम बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं अब कुल आर्थिक उत्पादन बराबर एज इट इज जीडीपी लिख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा इलबोरेट करना पड़ जाए, अगर मेंस में लिखना पड़ जाए कि भाई इसकी विशेषता में क्या होगा, तो जीडीपी की परिभाषा में चिपका देंगे, काम हो जाएगा हम लोग अपना। आगे लिखेंगे दूसरा पॉइंट, समग्र माप, यानी टोटल मेजरमेंट। समग्र माप इसमें लिखेंगे समग्र माप में यह उत्पादन यानी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, उपभोग और निवेश को सम्मिलित करते हुए सभी आर्थिक गतिविधियों का कुल योग को दर्शाता है। आर्थिक गतिविधियों के कुल योग को दर्शाता है।
हो गया, क्या छूट गया? विधियों का, आर्थिक गतिविधियों के कुल योग को दर्शाता है, कुल योग को दर्शाता है। नेक्स्ट लिखेंगे जीवन स्तर, तीसरा जीवन स्तर। लिखेंगे इसे किसी देश के जीवन स्तर के लिए, इसे किसी देश के जीवन से, लिविंग स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको, लाइफ है लिविंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसे किसी देश के जीवन स्तर के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक प्रॉक्सी के रूप में। प्रॉक्सी समझ रहे हैं ना क्या होता है? आप प्रॉक्सी का मतलब वहाँ अनुमानता नहीं, मतलब एक के बदले में दूसरा कोई। जैसे प्रॉक्सी का मतलब सिंपल ही होता है कि वैसे मान लीजिए मेरी क्लासेज है यहाँ पर और मैं नहीं हूँ, तो मेरे प्रॉक्सी के रूप में दूसरा कोई आके यहाँ पर पढ़ाएगा तो उसी को प्रॉक्सी, हाँ सब्स्टिट्यूट उसी को बोल सकते हैं। हाँ विकल्प ऑप्शन देखिए, इतने टैलेंटेड आप लोग हैं। चलिए प्रॉक्सी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे लिखेंगे आर्थिक, चौथा पॉइंट होगा ना अब, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक, इसमें लिखेंगे 2 पॉइंट, 1-2 लाइन लिख लेंगे आर्थिक विकास में। समय के साथ लिखेंगे, समय के साथ राष्ट्रीय आय में, समय के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि, समय के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का संकेत है। हो गया। लिखेंगे नेक्स्ट, लिखेंगे देशों के बीच तुलना, कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच तुलना, देशों के बीच तुलना। लिखेंगे राष्ट्रीय आय, विभिन्न देशों के बीच तुलना करने की अनुमति देता है, तुलना करने की अनुमति देता है। हो गया। एक और लिखेंगे नीति निर्माण, नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण। लिखेंगे इसमें नीति निर्माण आर्थिक नीतियों को, नीति निर्माण आर्थिक नीतियों को, नीति निर्माण नीति निर्माता, नीति निर्माता आर्थिक नीतियों को तैयार करने, आर्थिक नीतियों को तैयार करने और उनका मूल्यांकन करने, और उनका मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का उपयोग करते हैं। ये मोटा मोटी हम लोग नेशनल इनकम के बारे में सारा चीज़ इतना देखें, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट है, किसी को कुछ पॉइंट है जिसको हम अभी लिखेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि कुछ फैक्ट है। तो राष्ट्रीय आय से, अच्छा चलिए यहाँ पे बताएंगे
अभी हम लोग यहाँ पे बात किया राष्ट्रीय आय से विशेषता। तो विशेषता में हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक तो देखे हम लोग क्या आर्थिक विकास देखे ना, कि भाई आर्थिक विकास देखेंगे कि भाई आर्थिक विकास उस देश में किस प्रकार की हो रही है। दूसरा में देशों के बीच तुलना, देशों के बीच तुलना। भाई तुलना का मतलब क्या हुआ है, तभी तो पता चलेगा कि हम लोग का देश का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाई कोई पढ़ने में अच्छा है या बुरा है कब पता चलेगा, तुलनात्मक जब तुलना करेंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि देशों के बीच तुलना करेंगे। तीसरा देखेंगे जीवन स्तर, भाई उस देश में उस देश में जो लोग रह उनकी जीवन स्तर किस प्रकार की है, जीवन स्तर किस प्रकार की है। उसके बाद है नीति निर्माता, कि जो लोग भी नीति बनाते हैं, जो लोग भी नीति बनाते हैं यानी जो पॉलिसी मेकर हैं वो किस प्रकार की पॉलिसी मेकिंग करते हैं। तो नीति निर्माता के बारे में बात करेंगे, आर्थिक विकास के बारे में बात करेंगे। जीवन स्तर बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन स्तर कि भाई जीवन स्तर कब पता चलेगा, उस देश के प्रति व्यक्ति आय के बाद ही हम लोग को पता चल पाएगा भाई जीवन स्तर किस प्रकार है। अगर उस देश का प्रति व्यक्ति आय कम है तो उस देश के लोगों का जीवन स्तर सामान्य रहेगा। और प्रति व्यक्ति आय निर्भर कब करता है, उस देश के जीडीपी पर। अगर उस देश का जीडीपी किस पर निर्भर करता है, उस देश के प्रोडक्शन पर। अगर प्रोडक्शन नहीं हो ही नहीं रहा है देश में तो क्या उस देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ भी गया मान लीजिए तो रियल ग्रोथ नहीं है उस देश का, नॉमिनल है। क्योंकि क्या है, उस देश में महंगाई के द्वारा हो सकता है कि पता चले कि उस देश का जीडीपी, देश का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा आ गया, हो सकता है ना ये सारा चीज। किसी को डाउट और क्या बताएं इसमें, चार के बाद आर्थिक विकास में देखेंगे देशों के बीच तुलना, जीवन स्तर, नीति निर्माता। एक हम लोग देंगे माप, जिसको हम बोलते हैं समग्र माप। समग्र माप का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, टोटल मेजरमेंट में कि भाई देखेंगे उस देश में उत्पादन किस प्रकार से हो रही है, उस देश में कंजम्पशन किस प्रकार से है, कंजम्पशन किस प्रकार है, उस देश में सरकार कैसे निवेश कर रही है, निवेश को किस प्रकार बढ़ावा दे रही है। भाई निवेश को सरकार जब बढ़ावा देगी तो और भी चीज़ आसान होगी ना। निवेश का मतलब क्या हो, एफडीआई सरकार करेगी, एफडीआई के द्वारा क्या अलग अलग देशों के बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आएगी, अपना प्रोडक्शन करेगी। अब इसे देखिए, ये निवेश भले देखने में छोटा शब्द है, ये निवेश का बहुत विस्तार अगर सोचेंगे तो बहुत बड़ा उपयोगिता है इसकी। जब निवेश होगा, जब लोग आकर भारत में निवेश करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी ब्रांचेज खोलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर अच्छा होगा ना, देश का जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। उसके लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों का आय का स्रोत होगा, बेरोजगारी कम होगी, रोजगार मिलेगा, बहुत सारे इसके तमाम चीजें हैं। तो यहाँ पे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ये सारे चीज राष्ट्रीय आय की विशेषता के रूप में हम लोग देखते हैं। अब ये सारा चीज अगर याद रहेगा आपको तो इसमें एक आध दो लाइन हम लिख सकते हैं। अब पॉलिसी मेकर मान लीजिए नहीं पता है पॉलिसी मेकर, तो नीति निर्माता का काम क्या है, उस देश में उस देश की सरकार, उस देश के जो एग्जीक्यूटिव में लोग बैठे हुए हैं वो इस प्रकार के नीति का निर्माण करेंगे जिससे देश का प्रोडक्शन बढ़े। देखिए कहीं से भी पढ़ेंगे, घुमा के लाना है अपने स्तर पर ही चीजों को। मेन मुद्दा क्या है, अपने को खुश रखना है ना। अब देखिए इसमें देखिए कोई भी बात समझिए, आर्थिक विकास, अगर देश का आर्थिक विकास होगा तो हम लोग का जीवन स्तर अच्छा होगा, पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे ना। अच्छा, देशों के बीच तुलना, जब देशों के बीच तुलना करेंगे तो अगर हम लोग का देश आर्थिक विकास की ओर जा रही है, डेवलपमेंट हो रहा है देश का, तो डेवलपमेंट का मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है, भुखमरी कम है, बेरोजगारी घट रही है, गरीबी कम हो रही है। तो गरीबी कम होगी इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की आय बढ़ी है ना। बेरोजगारी कम है इसका मतलब क्या, लोगों को रोजगार मिल रहा है। गरीबी कम हो या बेरोजगारी हो इसका मतलब लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों पर आय का स्रोत बढ़ रहा है। जब आय का स्रोत बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो मैं डिमांड करूंगा इकोनॉमी में, और जब डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा। फिर उसको कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी लाएगी, सरकार राजकोषीय नीति लाएगी, बहुत तमाम तरह की चीजें हैं।
तो घुमा के लाना है यहीं पे सारा चीज़। एक बहुत अच्छा एक टीचर थे, हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे दिल्ली में, जब मैं क्लास कर रहा था, एक सर बोले, बहुत अच्छा बात उनका लगा, अभी तक मुझे याद है। बोले कि मेंस में जो क्वेश्चन लिखना है ना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर 4-5 पॉइंट के अलावा अगर कोई छठा पॉइंट लिख रहा है, 7वां पॉइंट, तो इस पर मेरी गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन है, अब हिस्ट्री को उठा कर नहीं कि हाँ अब उस टाइम मतलब जो जनरल क्वेश्चन होता है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब सारा क्वेश्चन है, साइंस टेक, ये सब समाज पर क्या प्रभाव है उसका, उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव है, इकोनॉमी पर क्या प्रभाव है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, अगर 4-5 पॉइंट आप लिख रहे हैं, सारा का आंसर उसी के बीच में आएगा। लेकिन इस सारा को लिखने के लिए आपके पास थोड़ा ब्रॉड नॉलेज चाहिए। जैसे मान लीजिए सिंपल महंगाई, अगर सिंपल कोई बोले आप लोगों से कि महंगाई के बारे में लिखना है 5 लाइन, महंगाई, तो महंगाई में क्या है? महंगाई का मतलब हुआ कि भाई डिमांड बढ़ा हुआ इकोनॉमी में, तभी तो महंगाई आएगी ना। डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, और जब महंगाई आएगी पैसे की औकात कम होगी, पैसे की क्रय शक्ति कम होगी, और जब दोनों कम होगी तो हम लोग जो चाह रहे हैं वो खरीद नहीं पाएंगे। खरीद पाएंगे क्या? नहीं खरीद पाएंगे। अब यहाँ पे सोचना है कि भाई महंगाई के कारक कौन कौन से हैं, इन्फ्लेशन के कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं महंगाई लाने के लिए इकोनॉमी में। तो 2 है बस, डिमांड और कॉस्ट। डिमांड बढ़ेगा, महंगाई आएगी, वस्तु की कीमत बढ़ेगी, महंगाई आएगी। एकदम जितना चीज़ों को इजी लेकर चलेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना इजी लेकर चलेंगे उतना ही आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा, थोड़ा और अपने आप को थोड़ा एक्सपोजर देना है एग्जाम हॉल में, तो थोड़ा डाटा याद कर लीजिए। तो डाटा याद करिए, डाटा जब डालिएगा तो लगे भाई बंदा पढ़ा है रात दिन बेड के नीचे घुस घुस के। तो डाटा याद रखिए। डाटा याद कब होगा? एग्जाम से 1 महीना पहले इकोनॉमी सर्वे बजट रटिए, सारा उसी में बजट में सारा डाटा है, रट लीजिए, उल्टी कर दीजिए जाकर वहाँ पर। उल्टी का मतलब वहाँ पे लिखना है, कहीं नहीं जाकर उल्टी कर दिया सही में वहाँ पे बैठ कर मैंने उल्टी का मतलब वही होता है लिखना, यही ना सारा गेम है ना। लेकिन ये सारा चीज़ तब होगा जब सारे को आप एक बार कंसोलिडेट करेंगे चीज़ों को। आप एक बार में चाहेंगे मैं एक मतलब आज पढ़ूँ और कल लिखना शुरू कर दूँ, एकदम संभव नहीं है, किसी से भी संभव नहीं है। एक जगह मैं गया था ऐसे ही, यहीं पे बातचीत हो गई, सारा चीज़ ओके। बोला हमसे कि सर मुझे वैसे टीचर चाहिए जो मेंस के लिए, मुझे केवल मेंस आंसर राइटिंग करवाना है बच्चों को। अब मुझे आ गया गुस्सा। मैं बोला कि कितना दिन मूर्ख बनाना है पटना में, आंसर राइटिंग कौन करेगा? आप कर पाएंगे? थोड़ा लिखिए बेरोजगारी पर 4 लाइन, अभी मैंने बता रहा हूँ। वो बैठे थे, बहुत बड़े टीचर है, नाम नहीं बताऊँगा, बहुत मार मारेगा मुझे। मैं बोला कि काम कीजिए सर, तो आप ही बेरोजगारी पर 1 पेज लिख कर दिखा दीजिए मुझे, बस बेरोजगारी पे। आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ाते भी हैं, लिखिए बेरोजगारी पे 1 लाइन, 1 पेज। आंसर राइटिंग वही कर पाएगा जिसको बेसिक्स पता होगा। जब आपको यह भी ना पता हो कि बेरोजगारी होती क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन क्या कहलाता है, लेबर फोर्स क्या कहलाता है, वर्क फोर्स क्या कहलाता है, क्या लिखेंगे आप बेरोजगारी पर 4 लाइन? अब बच्चों से क्या लिखवा देंगे? कोई लिख पाएगा क्या? आप लोग मानिए आप लोग अगर नहीं पढ़ें कोई सब्जेक्ट, कोई कुछ नहीं जानते किस टॉपिक पर, मैं बोलूँगा 1 पेज लिख पाएंगे क्या आप लोग? मैं भी नहीं लिख पाऊंगा अगर मैं नहीं पढ़ा हूँ तो आंसर राइटिंग वही कर पाएगा जो लगातार चीज़ों को पढ़ रहा है, जिसका बेसिक्स जिसका मजबूत है ना। अगर उसको बोला जाए कि 4 पेज लिख दो ना, तो जोड़ जाड़ के लिख ही देगा उसमें, एकदम सारा वही लिखना है। अब वो क्या है, नया नया पटना में ड्रामा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ 2-3 कोचिंगों में। मेरा दोस्त पढ़ाता है एक जगह यहीं पे, बोला कि मतलब केवल आंसर राइटिंग। अरे भाई दिल्ली वाला लेकर आ गया सब यहाँ पर, उसको पता ही नहीं कि दिल्ली में जब आप जाएंगे कोचिंग में, पहले कोचिंग वाला आपको एनसीईआरटी पढ़वाता है। एनसीईआरटी यहाँ पर टीचर नहीं पढ़ा होगा एक बार कोई, पूरा टीचर एनसीईआरटी, मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चीज़ें हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, उसको 5 बार रिवीजन कीजिए, 7 बार 10 बार रिवीजन कीजिए। आप देखेंगे अपने खुद में आप में लगेगा आने कॉन्फिडेंस।
और आंसर जो एग्जाम में सवाल पूछा है ना उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहले अब जो खुद पढ़ रहे हैं ना उसी को लिखिए। माने आपने पढ़ लिया कि भाई भारत में फेडरल सिस्टम है, अभी तो मैं लिख बता सकता हूँ सच में बहुत सारी जगह कि भाई फेडरल में क्या उसकी विशेषता है, बहुत सारे लोग ही नहीं बता पाएंगे। तो भारत में फेडरल है तो क्वासी फेडरल है कि प्योर फेडरल है? अरे भाई आप लोग बता सकते हैं, होशियार आदमी हैं। और मैं पूछ अच्छे से लोग कि फेडरल और क्वासी फेडरल में क्या अंतर है, नहीं लोग बता पाएंगे अच्छे से। अब ये तो पता होनी चाहिए तभी तो कि भाई अच्छा भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। देखिए कन्फ्यूजन शुरू हो गया नहीं पे कि दोनों है, एक है, नहीं है। अप्रत्यक्ष है। देखिए भारत एक ऐसा देश है जो भारत में जो डेमोक्रेसी है ना, अगर एक भाषा में कोई पूछे कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हाँ तो यहाँ ऐसे इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में लिखने जा रहे हैं और अगर पीटी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर ऑप्शन में दे रहा है तो हमेशा डायरेक्ट मारेंगे। यही तो है भारत एक गरीब बेरोजगारी, भारत एक ऐसा देश है जो सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। समझ में आ रहा है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक आध को छोड़ दिया, चक्रीय बेरोजगारी छोड़ दिया जाए, साइक्लिक चाहे फ्रिक्शनल छोड़ दिया जाए, तो लगभग सारे प्रकार की बेरोजगारी पाई जाएगी। है? मतलब नहीं होगा, नहीं फ्रिक्शन समझ रहे हैं क्या होता है? यहाँ पे कैसे होगा? फ्रिक्शनल तो भारत में पाया ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दे रहा है तो मारेंगे जरूर कि सब। भारत एक अलग लेवल पे हम लोग, टैलेंटेड भी तो हैं हम लोग, मैं नहीं आप लोग भी। मैं क्यों अपना बेइज्जती करूँगा अकेले, आप लोग भी हो। चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे जो एग्जाम हॉल में बहुत बार सवाल पूछा है। यहाँ से हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या फैक्ट्स लिख लेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, कुछ फैक्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके हमें लिखने का थोड़ा प्रयास करेंगे हम लोग। पहला ये है, अगर यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय मापने का श्रेय सबसे पहले किसको दिया जाता है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि भारत में, लिखेंगे भारत में, लिखेंगे भारत में, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला पहला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने 1867-68 में अनुमान लगाया था। अच्छा लगाया था कहाँ पे, इसकी जानकारी हम लोग कहाँ से मिलती है? हाँ तो दूसरा बात लगाया था कहाँ पे, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या नाम है उसका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल।
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस बुक का बहुत मतलब एक बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बुक का बहुत महत्व भी है भारत के इतिहास में। एक ऐसा बुक है जो पहली बार धन के सिद्धांत के बारे में बात किया, धन निष्कासन के बारे में इन्होंने बात किया, ठीक है ना। तो इन्होंने पहली बार इन्होंने बताया कि भाई कि जो भारत की जो आर्थिक छवि थी, भारत की जो आर्थिक रूप से जो कमजोर होती जा रही थी भारत, किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था। सबको लग रहा था कि भाई अंग्रेज भारत के विकास के लिए काम कर रहा है, रेलवे बनवा दिया, रेल का विकास करवा दिया, वो डाक वाला मामला किया, सारा चीज। अब इससे तो हम लोग लड़, हम लोग को फायदा हो रहा है ना, लेकिन ये सब तो अपने फायदे के लिए सारा अंग्रेज कर रहे थे। लेकिन बाद में भले हम लोग उसी का उपयोग करके उस सबको भगा दिए, उस टाइम भगाए जब हम लोग पूरा बर्बाद हो गए। जब विद्रोह हुई 1857 में, जब आपको पढ़े होंगे, तो अगर एक साथ पूरा भारत लग गया रहता। और हमेशा ध्यान रखना है, एकदम आम जिंदगी में भी है, महत्वपूर्ण है कि जो आपका बहुत पढ़ा लिखा दोस्त है, जो बहुत क्लोज है, बहुत पढ़ा लिखा होशियार है, दोनों आदमी होशियार हैं दोस्ती में, तो जब भी कुछ होगा तो होशियार दोस्त साथ नहीं देगा आपको। उस टाइम वही दोस्त साथ देगा जो पढ़ा लिखा नहीं, जो हम लोग छाट कर चलते हैं, अरे चलो तुम मेरे बस का नहीं है। कि जब भी आया है तो इलाइट जो लोग हैं, इलाइट जो सोसाइटी में जिसको माना जाता है अपने आप के प्रभुत्व टाइप का, जो संपन्न टाइप के लोग, वो लोग हमेशा बैकआउट किए हैं चीज़ों का। तो मिलाइएगा, जब भी लड़ाई झगड़ा हो तो आपका होशियार दोस्त निकल लेता है धीरे से, तुम खाओ बाद में मिलते हैं हम लोग, हॉस्पिटल में आऊँगा मैं सीधे। जो आपका जो जिसको हम लोग बोलते हैं अरे पढ़ने लिखने वाला नहीं है, वहीं आकर समय पर साथ देगा, औलाद खाएगा भले जो भी हो, लेकिन रहेगा आपके साथ। वही हाल है भारत में भी। जब विद्रोह हुआ तो जो प्रभुत्व लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मतलब मजबूत लोग थे, वो लोग नहीं दिए साथ। हमेशा आज भी कोई अगर यहाँ पे आम जिंदगी में देखिए कोई नेता आ रहा है, बड़ा बड़ा नेता, इतनी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, उसको तो मिलाइए तो कितने लोग संपन्न घर से आते हैं। संपन्न घर के लोग नहीं जाते हैं वहाँ पर, वहाँ पैसे लोग जाते हैं जिसको 400-500 रुपया दिया जा रहा है, जो उस रुपये की रिक्वायरमेंट है उस व्यक्ति को, वैसे लोग वहाँ पे जाते हैं। और दिन भर रहेंगे बिना खाए पिए, मिलेगा फिर शाम को घर जाएंगे, 2 दिन 4 दिन बीमार रहेंगे। कभी आप सोचेंगे क्या कि संपन्न परिवार के लोग वहाँ पे जाकर, मोदी जी आ जाए, कोई भी यहाँ पे लोग आ जाए, उनको लोग जाएगा सुने, राहुल गांधी आ जाए, कोई भी आ जाए, हमेशा वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको बोला जाता है, समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वही लोग जाएंगे वहाँ पर। समझ में आ रहा है ना। वो आज नहीं, शुरुआत से हुआ रहता है, आज भी और कल भी रहेगा वो बात। लिख रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान अगर पूछेगा किसके द्वारा लगाया गया था, तो भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया। कब लगाया गया? 1867-68 में। उसकी जानकारी हम लोग को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इंडिया में दिया गया। कोई डाउट? आगे लिखेंगे हम लोग। दूसरा बात, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान, वैज्ञानिक, अगर सवाल पूछ रहा है वैज्ञानिक अनुमान तो याद रखेंगे, अगर सिंपल पूछेगा कि पहला अनुमान तो दादा भाई नौरोजी, अगर यहां पे लग गया वैज्ञानिक अनुमान तो थे भाई साहब VKR राव, ठीक है ना। अब इनका बहुत बड़ा नाम है, साउथ के थे वो, समझ रहे हैं ना, तो आप देख लेंगे VKR राव के द्वारा 1931-32 में लगाया गया था, ठीक है। तो अगर सिंपल पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया गया। अगर पूछेगा कि पहला वैज्ञानिक अनुमान तो हमेशा आंसर क्या होगा? VKR राव के द्वारा लगाया गया। कब? 1931 और 32 में। तीसरा सवाल यहां पे पूछेगा कि राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान जो लगाया गया किस मंत्रालय के द्वारा लगाया गया, तो यहां लिखेंगे राष्ट्रीय आय का
राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा लगाया गया था, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा लगाया गया था, कॉमर्स मिनिस्ट्री। कोई डाउट समझने में? राष्ट्रीय आय का पहला, देखिए मैं सब में पहला लिख रहा हूं, याद रखेंगे। सिंपल पूछेगा दादा भाई नौरोजी, वैज्ञानिक लगाएगा VK आर राव, अगर मंत्रालय पूछेगा तो कॉमर्स मिनिस्ट्री, अगर पूछेगा ईयर तो लिखेंगे 1948-49 में इसको लगाया गया था कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। कोई दिक्कत? लिख लिए सब लोग? और यहां पे लिखेंगे राष्ट्रीय आय की स्थापना, राष्ट्रीय आय की स्थापना, राष्ट्रीय आय की स्थापना 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय की स्थापना, अरे ठीक है भाई लिख रही है ना, मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है। राष्ट्रीय आय का तो अनुमान लगाया गया, तो राष्ट्रीय आय की स्थापना में की गई, मतलब वहाँ पर पहला अध्यक्ष बनाया गया पीसी महालनोबिस को, ठीक है ना। तो सवाल अगर पूछे कि राष्ट्रीय आय की स्थापना, राष्ट्रीय आय का मतलब इस समय राष्ट्रीय अनुमान लगाने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि राष्ट्रीय में पहली बार जो राष्ट्रीय आय की स्थापना की गई उसमें बताया गया कि भाई जैसे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब अनुमान लगाने के लिए क्या स्थिति है। तो राष्ट्रीय आय की जो स्थापना की गई 1949 में की गई, और उस टाइम जो उसके अध्यक्ष बने वो थे पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस के बारे में सब लोगों को पता है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान में अपनी मॉडल प्रस्तुत किया था इन्होंने, हाँ वही। और इन्हीं के जन्मदिन पर प्रत्येक साल भारत में, लिखेंगे प्रत्येक साल भारत में 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती, लिखेंगे इसी के नीचे जस्ट। लिखेंगे पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के आधार, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, अवसर पर, अच्छा चलिए अवसर पर प्रत्येक साल, चाहिए सब छोड़िए से लिखिए, भारत में प्रत्येक साल 29 जून को, भारत में प्रत्येक साल 29 जून को, भारत में प्रत्येक साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है। भारत में प्रत्येक साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है। और पीसी महालनोबिस जो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो भारत में आया था, जिसका कार्यकाल 56 से 61 था, उसमें इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। और इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान के द्वारा ही भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जहाँ पे वहाँ पे जो चीज़ें जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट है जिसको निजी क्षेत्र, तो निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी उसमें बढ़ाने पर मतलब जोर दिया गया। उसी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी वह सेकेंड 5 ईयर प्लान के द्वारा अपनाई गई, जिसका मॉडल पीसी महालनोबिस भाई साहब ने दिया था।
किसी कोई डाउट है? आगे लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मैं बता रहा हूं ना, पर लिखिए आप लोग। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना NSO के द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय लिखेंगे, इसी में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI ऐसे दिया रहता है, शॉर्ट में कहीं कहीं दिया रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऐसे दिया रहता है, तो याद रखेंगे। और ऐसे दे रहा है तो इसको भी हम मारेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अधीन कार्य करता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए पहले CSO अलग था और NSSO अलग थी, ये दोनों को मिलाकर 2019 में सरकार ने NSO की स्थापना की। तो NSO की स्थापना, अब जो सवाल पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है वर्तमान में, तो हमेशा ऑप्शन हम लोग NSO के साथ जाएंगे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। NSSO की स्थापना की गई थी 1950 ईस्वी में और CSO की स्थापना की गई थी 2 मई 1951। 2 मई 1951 को CSO की स्थापना की गई थी। देखिए अभी CSO भी है, ऐसा नहीं खत्म हो गया है, लेकिन सिंपल ये बात मैं बोल रहा हूँ कि अभी दोनों को मिला, दोनों खत्म नहीं हुई है। अभी फिर समझिएगा, जो NSSO है ना, वो नीति आयोग जो गरीबी से संबंधित जो डाटा है ना, ये एकत्रित यही करता है, लेकिन रिलीज वो करता है। ध्यान रखना है, डाटा ध्यान देना है कि डाटा किसके द्वारा एकत्रित कलेक्ट की जाती है और किसके डाटा को रिलीज की जाती है। तो गरीबी से संबंधित जब भी हम लोग बात करेंगे तो गरीबी से संबंधित डाटा को एकत्रित करने का काम ही NSSO ही करता है, लेकिन अगर रिलीज करने के बारे में बात करेंगे तो नीति आयोग करती है। नीति आयोग ही बताएगी कि भारत में भी गरीबी की क्या स्थिति है, भारत में गरीबी है या नहीं है, नीति आयोग तय करेगी। अभी नीति आयोग का ही रिपोर्ट है, 2-3 महीना पहले का रिपोर्ट है कि भारत में लगभग 25 करोड़ लोग, 24.5 करोड़ MPI से बाहर आए हैं। MPI का मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर आए हैं। भारत में लगभग 24.5 करोड़ लोग, अगर हम लोग एक राउंड फिगर में बात करें तो 25 करोड़ मान लेते हैं कि 25 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ये नीति आयोग कहती है। अब गलत है सही, उसे कोई हम लोग याद रखेंगे बात। अगर बोले कि MPI की शुरुआत कब से की गई, MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI तय की गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2010 से
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की जो शुरुआत की गई थी वो 2010 से की गई। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। किसी कोई डाउट है? तो अगर यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, अगर यहाँ पे सवाल पूछेगा कि भारत में गरीबी से संबंधित डेटा को, सॉरी, भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित डाटा को जारी कौन करता है? तो एनएसओ करता है, ठीक है ना। और एनएसओ की स्थापना कब की गई? 2019 में की गई। किन दो ऑफिस को मिलाकर की गई? तो सीएसओ और एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे, और सीएसओ का सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अभी है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये है सेंट्रल, अभी है वर्तमान में नेशनल, बस और कुछ नहीं बदला है। और प्रत्येक साल भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है। किसके उपलक्ष्य में? भाई साहब पैदा हुए थे उन्हीं के उपलक्ष्य में। बहुत बड़े उनको सांख्यिकी विद मानी जाती है भारत में, पीसी महालनोबिस भाई साहब को। उनका पूरा नाम क्या है? पीसी महालनोबिस को प्रेमचंद्र की कुछ ऐसे ही कुछ नाम है, प्रशांत चंद्र, शायद प्रसाद चंद्र नाम है। अगर यहाँ तक किसी को डाउट हो एक बार पूछ लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम फिर से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। नहीं है तो खत्म करेंगे। कर दीजिए। कहाँ तैयार हो गए हैं आप? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, किसी को डाउट हो तो जल्दी, नहीं तो मैं पूछूंगा। पूछें? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को सैंपल को तो हम लोग नमूना बोल सकते हैं, नमूना ही बोलते हैं, सैंपल को नमूना ही बोला जाता है। सैंपल सर्वे को सर्वेक्षण होगा, तो राष्ट्रीय नमूना मिनिस्ट्री हमेशा याद रखेंगे वाला। कहाँ चला गया? पूछेगा कि एनएसओ किस मंत्रालय का अधीन काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन का अधीन यह काम करती है, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? अब हम लोग यहाँ के बाद सुनिए एक और बात, जो भी टॉपिक समाप्त हो रही है उसके तुरंत एक आध पे छोड़कर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर बीच में कुछ मिल गया उससे रिलेटेड कि जो अगर कुछ बताना चाहिए तो मैं उसको आकर ऐड ऑन करवा देता हूँ। ये नहीं कि अब एकदम खत्म हुआ उसके नीचे तुरंत शुरू कर देना है। एक आध पे छोड़ देंगे तो हमको नहीं लग रहा कि इससे कुछ कमी होगी। एक आध पेज से कोई दिक्कत समझने में? पेज बचा? कौन पेज बचाता है? हाँ ये भी बात है, बहुत होशियार हैं आप लोग। अच्छा जीवीए का मतलब क्या होता है? जीवीए इसको लिखेंगे एक लाइन तो इसमें जीवीए में लिख लेंगे, कहीं अगर पूछ दिया। जीवीए ग्रॉस मूल्य यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड लिखेंगे इसमें। सकल मूल्य वर्धित, सकल मूल्य वर्धित जीवीए क्या है? तो लिखेंगे किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन में उपयोग की गई, उत्पादन में उपयोग की गई मध्यवर्ती वस्तुओं, उत्पादन में उपयोग की गई मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, सेवाओं के मूल्य को घटाकर, मूल्य को घटाकर मूल्य को घटाकर उत्पादित
मूल्य को घटाकर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, घटाकर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं सेवाओं के मूल्य को मापता है, मूल्य को मापता है। हो गया। आगे लिखेंगे इसी में नेक्स्ट पॉइंट, यह उत्पादन प्रक्रिया में, यह उत्पादन प्रक्रिया में श्रम और पूंजी, लेबर एंड कैपिटल, यह उत्पादन प्रक्रिया में श्रम और पूंजी के योगदान को दर्शाता है, कंट्रीब्यूशन, योगदान को दर्शाता है, योगदान को दर्शाता है। हो गया। नीचे लिखेंगे ऐसे स्टार मार के नोट लिखकर एक पॉइंट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, अभी मैंने जो बताया था जीडीपी डिफ्लेटर की रिपोर्ट, जीडीपी डिफ्लेटर की रिपोर्ट वही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दी जाती है। जीडीपी डिफ्लेटर की रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दी जाती है। नहीं, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा दी जाती है। अगर यहाँ पे सवाल अगर पूछ दिया कि डिफ्लेटर की गणना किस मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है, तो किसके द्वारा? MOSPI के द्वारा की जाती है। किसी कोई डाउट है यहाँ? तो ये रहा हम लोग का मोटा मोटी पूरा नेशनल इनकम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा चीज़ आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। कर सकता हूँ जी, उम्मीद कर ही सकता हूँ। हाँ, MCQ चांस का सोच रहा हूँ कल करवा दो, कुछ 25-30 करवा ही देता हूँ एक बार। तो ऐसा नहीं केवल कल ही मैथ रहेगा, पिछले वाला में सारा मिला कर रहेगा, ताकि ये तो पता चलेगा कि भाई क्या स्थिति आप लोग का, पढ़ाई हो रहा है कि बस ऐसे ही हवा दे रहे हैं। चलिए एक राउंड सुनूंगा मैं अब, तो सुना जाए, कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो आप बताएंगे। लड़कियों को पहले रखा जाए, नहीं बैठ कर बताइए, ये लोग सीट लेने में आगे रह रही हैं बस ट्रेन में। चलिए चलिए, जीएनपी क्या होता है? वो तो फुल फॉर्म हो गया, उसका डिफिनेशन बताना है। कैसे निकलेगा जीएनपी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी निकालने, जीएनपी में माइनस करेंगे, कैसे होगा? कैसे होगा? चलिए भाई साहब, जीएनपी का क्या होता है? जीएनपी अब देखिए, नहीं सामने ही देख रहे हैं। जीएन है, याद नहीं, बताइए ऐसे होगा? अभी तो आसान है, अभी तो इकोनॉमिक्स में तो अभी तो शुरुआत हुआ, अभी तो बाकी है, ये तो अभी कुछ नहीं चल रहा है, अभी तो आसान चल रहा है। अभी इसके बाद आएगा कल से मॉनेटरी पॉलिसी या इन्फ्लेशन, उसमें तो और कन्फ्यूजन पैदा होगा। इतना आसान कैसे होगा भाई? बताइए एनडीपी क्या होता है? बैठ कर बताइए एनडीपी। हाँ, अरे पर कसम खा बताइए, कितने लोग जाकर रिवीजन किए हैं कल वाला मेरा पढ़ाया हुआ? किसी ने नहीं किया है? आप किए हैं? और इधर मतलब भाई जो मैंने पढ़ा रहा है रिवीजन हो रही है? कहाँ हो रही है? आ ही नहीं रहा है कुछ। बताइए एनडीपी क्या होता है? खाली पढ़ाने थोड़ा ना कुछ हो जाएगा कि आए पढ़ा कर चलेंगे, क्या होगा उससे? मतलब फिर सवाल नहीं बनेगा, टीचर नहीं पढ़ा रहा, ये नहीं हो रहा है।
और इसको बंद कीजिए इधर।